वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपकी क्लास 17 होने वाली है। क्लास 17 आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पीएन क्लास होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। क्लास नंबर 17। तो अभी तक 16 क्लासेस हमारी अवेलेबल हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन कोर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप गूगल फॉर्म के थ्रू हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का अर्ली एक्सेस हमारे उन मेंबर्स के लिए अवेलेबल है जो हमारे लॉयल मेंबर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लॉयल मेंबरशिप आपने अवेल करनी है तो 29 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे आप हमारे मेंबर बन सकते हो, जिसमें आपको एक बैच मिल जाता है। अर्ली एक्सेस हर वीडियो का मिलेगा जो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। साथ के साथ में कोई आप कमेंट्स करते हो तो आपका रिप्लाई करने के चांसेस एज सून एज पॉसिबल हो जाते हैं। तो साथियों, विदाउट एनी डिले इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास आपकी होने वाली है इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस, तो विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। क्लास हमेशा अब आपकी बायलिंगुअल रहेगी इस कोर्स से रिलेटेड। चलो विदाउट एनी डिले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। पास्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? अगर आपने अतीत का अध्ययन करना हो तो अतीत के अध्ययन को क्या कहेंगे? आंसर होगा हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास होगा आपका आंसर इसका। तो स्टडी ऑफ पास्ट क्या होती है? हिस्ट्री होती है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। आपने ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, उसके बेसिस पे बतानी है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट पता ही होगा ना आपको, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये आपकी एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं इंग्लिश में। अब आपने क्या देखना है, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है इसका हम बताएंगे इसका क्या मतलब है। एम्पियर होती है आपकी। कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो हमने रखी हैं आपको समझाने के लिए, ताकि पेपर में अगर पूछा जाए तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है लेंथ की तो मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकेंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, केल्विन के से बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, और आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। यानी कि लंबाई मीटर में, द्रव्यमान होता है आपका किलोग्राम में, समय आपका सेकंड में, तापमान आपका केल्विन में होगा, और चमक की जो तीव्रता है कैंडेला में, और पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल के अंदर होती है। ये वो एसआई यूनिट्स हैं। अगर एसआई यूनिट से पेपर में पूछा जाएगा ना तो यही आएंगी आपसे। इसलिए एक क्वेश्चन के बाद हमने नेक्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन बनाने की बिल्कुल नहीं सोची, आपको बता दिया ऐसे भी पॉसिबल है, तो आप माइंड में रखना ये चीज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स। आपने बताना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो बच्चों 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7। कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं आपका 1 जूल के अंदर। ठीक है, कितने होते हैं? 10 टू पावर 7। चलो, Which law of physics states everybody maintains its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force applied on it? सिंपल हम समझाएंगे आपको। ये कोई आपका रोलर है, ये आपका रोड है, इस पे ये ऐसे ही रोल करते 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 जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो ली लाइन रोड, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो ये तब तक रोल करता रहेगा जब तक इसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी और कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकने के लिए नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये रोल करेगा। ऐसा ये लॉ बोलता है। और हर बॉडी कोशिश करती है, अगर वो रेस्ट ऑफ स्टेट में है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। अब आपने बताना है ये लॉ कौन सा है। तो भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा पर एक समान गति के साथ आराम या गति की अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सिंपल सी बात है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है मोशन में रहने की कोशिश करेगी, तब तक करेगी जब तक कोई उस पर बल ना लगाया जाए, फोर्स ना लगाया जाए रोकने के लिए। तो ये लॉ कौन सा है? तो बच्चों ये न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसके लॉज हैं? ये मोशन के लॉज हैं। तो न्यूटन ने, आपको पता ही होगा सबको, कितने लॉज दिए थे मोशन के? 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है। चलो,
मास, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी किसके एग्जांपल्स हैं? देखो, दो क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। अब आपने बताना है ये जो चीजें हैं, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, गति है, कार्य, समय, शक्ति, ऊर्जा, ये किस किस की मात्राओं के उदाहरण है? ठीक है, तो ये किन के उदाहरण है बच्चों? आपके अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। अब इससे मीनिंग निकल के आ जाता है जो दिशा न बताएं, हम दिशा नहीं बताते, नो डायरेक्शन। इसमें जो चीजें होंगी, अब आपको पता है किसी चीज का मान ले 50 किलो वजन है, किलोग्राम मास बता दिया ना हमने। अब इसमें ऐसे थोड़ी है 50 किलोग्राम डाउनवर्ड, 50 किलोग्राम अपवर्ड, कुछ नहीं पता ना हमें। तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, केवल मैग्नीट्यूड पता होगा आपको बस। ठीक है, स्केलर में क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, ये समझा भी देते हैं आपको, और ये समझाने वाली चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, माइंड में रखनी पड़ेंगी। बेसिक फंडा है ये। वेक्टर क्वांटिटी दूसरे वाली होती है, तो वेक्टर बच्चों वो होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा और साथ के साथ में उनकी एक डायरेक्शन भी होगी। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इनको एदिश बोलते हैं, उनको सदिश बोलेंगे, सदिश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? यानी कि वेग हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन, फोर्स हो गया बल, एक्सेलरेशन हो गया त्वरण, टॉर्क हो गया बल आघूर्ण, मोमेंटम हो गया संवेग। ये कौन सी मात्राएं हैं आपने बतानी है। ये वही बातें पूछ रहे हैं हम आपसे, स्केलर और वेक्टर। तो बच्चों ये वेक्टर होती है आपकी। ठीक है, कौन सी मात्राएं हैं? ये वेक्टर मात्राएं हैं। अब देखो, कोई वेलोसिटी से भाग रहा है, मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये ऑब्वियसली पता होगा राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यानी डायरेक्शन कौन सी है आपको जरूर पता होगा ये। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का होगा तो किधर होगा ये भी पता होगा आपको। फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स की भी डायरेक्शन भी होगी आपको पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर मात्राएं कहलाती हैं आपकी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का बच्चों थर्ड लॉ कहलाता है आपका। प्रत्येक जो क्रिया है वो बराबर होगी, विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, यानी कोई काम आप, जैसे ये दीवार है, आप इस दीवार को पुश कर रहे हो, आप 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इधर से, तो दीवार की तरफ से भी 40 न्यूटन का फोर्स आपकी तरफ आ रहा होगा हमेशा। ठीक है, आप सोचो दीवार बस 40 ही लगा सकती है, आप यहां पे 50 लगाना शुरू करो तो 10 न्यूटन के फोर्स से दीवार में क्या होगा, छेद हो जाएगा या टूट जाएगी या कोई ईंट निकल जाएगी इसमें से, है ना, या कहीं पे क्रैक आ जाएगा। इस तरह से फोर्स आपका काम करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है बच्चों ये चीजें कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी काम करोगे, एक्शन दोगे, उसका रिएक्शन जरूर निकल के आएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे ना आपको एक क्वेश्चन हम पूछेंगे बाद में, इसी बेसिस पे काफी सारी चीजें हैं जो वर्क करती हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्रीम सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो क्रीम निकालते हैं ना दूध से हम लोग, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बच्चों ये करता है केंद्रापसारक बल पे। केंद्रापसारक बल कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एक सेंट्रीपीटल होता है टुवर्ड द सेंटर, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है अवे द सेंटर। ठीक है, यानी यहां पे ये चीज है, लेकिन ये ऐसे ऐसे काम कर रहा होगा, तभी तो सेपरेट होएगा ना क्रीम इससे। ये चीज होती है आपकी। तो क्रीम सेपरेटर किस पे काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। होपफुली सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं विदाउट एनी डिले, अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो लाइक बटन आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा चैनल पे, तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करो साथियों। आपके पॉजिटिव कमेंट्स या सजेशंस होते हैं, उसके लिए हम अवेट करेंगे। आप जरूर कमेंट किया करो आपको सेशन कैसा लगा, उससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। क्लासेस तो आपको मिलेंगी बैक टू बैक, बट थोड़े से एक अलग इंथुसियाज्म के साथ, एक अलग मोटिवेशन के साथ क्लास आपको देखने को मिलती रहेगी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामो ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल एनर्जी टू डैश एनर्जी। अब डायनामो जो होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? मैकेनिकल को यांत्रिक बोलते हैं। अब आपने बताना है डायनामो। ठीक है, इसको समझ लो आप,
एक तरह से क्या होता है ये आपने देखा होगा, डायनमो, ठीक है, लाइक किसको बोलेंगे, जनरेटर को, शायद उसके जैसा ही समझ लो आप। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट में। डायनमो ही मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलो, बैटरी ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। अब बैटरी भी केमिकल एनर्जी को किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाती हैं काफी सारी चीजें। कैंडल में बच्चों क्या होगा, केमिकल एनर्जी लाइट और हीट में बदल जाएगी। माइक्रोफोन जो हम यूज करते हैं, फोन में हम यूज करते हैं, तो उसमें आवाज है ना जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है। लाउड स्पीकर है ना, वो इलेक्ट्रिकल कुछ चीज को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। सोलर जो सेल है आपका, वो सोलर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ट्यूबलाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगी, जैसे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिलेगी। ये पांचों के पांच आपने याद रखने हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आता है बच्चों। खासकर पेपर में देखने को मिलेगा लाउड स्पीकर, आपका सोलर सेल, माइक्रोफोन, और जो हमने पूछा बैटरी, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हमने जो पूछा वो डायनमो का पूछा था, वो भी पेपर्स में आपके पूछा जाता है। चलो, 1 HP का मतलब क्या है। 1 HP ये आपको पता होगा, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। इस HP का क्या मतलब है, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का पर्पज है। तो कितने होते हैं बच्चों, 746 वाट होते हैं। 746 वाट होंगे किसके अंदर, 1 HP के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्जन आपने याद रखना है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। 1 वॉट आवर, अब जैसे ये सुना होगा ना 1 किलोवाट आवर, ये जरूर सुना होगा। इसी को एक यूनिट बोलते हैं। जब भी हम बात करते हैं ना बिजली की यूनिट्स की, तो एक यूनिट यही होती है। तो अगर इस किलोवाट में से मैं वॉट की बात करूं तो आपको सिंपल वॉट आवर की तो आपको समझ जाना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो 1 वॉट आवर में कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि जूल आपको पता है एनर्जी का है। कितनी एनर्जी होगी भाई, 3600 जूल होती है। कितनी होगी, 3600, यानी 3600 होगी। सिंपल 3600। कुछ चीजें हैं थोड़ी सी समझा देते हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सारी पावर की यूनिट है। वॉट के साथ सेकंड, वॉट के साथ आवर, किलोवाट के साथ आवर, ये सारी वर्क और एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। ये वर्क ये आपकी एनर्जी होगी, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट, ठीक है। एक और चीज पूछी जाएगी, ये तो 1 वॉट आवर का पूछा बच्चों आपसे, 3600 वॉट हो गए, ठीक है। अब 1 किलोवाट का भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको ना आप 36 लाख वॉट समझो, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल। अब मुझे पहले 36 लाख लिख के दिखाओ। 36, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गया ना 36 लाख। अब 36 लाख में मुझे बताओ, 2 3 4 5 जीरो है ना, आपको पेपर में ऐसे मिलेगा, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, एग्जैक्टली यही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें से ही निकला, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल भी बोल सकते हैं, 36 लाख जूल भी बोल सकते हैं, अगर 1 किलोवाट में पूछा जाता है तो, ठीक है। 12 क्वेश्चन करा दिए। 13 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यूनिवर्सल, ये स्पेलिंग में थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी हम पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है आपने। सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होता है। तो बच्चों ये होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होती है इसकी। याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। होपफुली याद रहेगा। 13 क्वेश्चन करा चुके हैं। सेशन को लाइक करना अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, आपने दाब की एसआई इकाई बतानी है, दाब की, यानी दबाव या दाब का हो, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है आपकी, देखो पास्कल होती है वो यूनिट, बट पास्कल को आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो, ठीक है। पास्कल क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर वाली बच्चों हमने बताई थी आपको कौन सी है, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यानी केवल मैग्नीट्यूड होगा उनका, कोई डायरेक्शन नहीं होती।
मैग्नीट्यूड हिंदी वाले बच्चों को बताऊंगा मैं ऐसे, जैसे 50 पास्कल आप यूज करो, पीए बोलते हैं पास्कल को, ठीक है। तो ये जो 50 है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो मैथमेटिकल जो टर्म है ना, डिजिट है, वो मैग्नीट्यूड होता है। और जो ये पीए पास्कल है, ये आपकी यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट। तो पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्कल देखो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। जो पास्कल है ना आपका, यानी प्रेशर है, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, और पी होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी बल, एरिया अपॉन एरिया, जो हिंदी में आप क्या बोलते हैं एरिया को? एरिया को बोलते हैं आपका क्षेत्रफल, टाइप क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, न्यूटन में होता है स्टैंडर्ड यूनिट, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर ये -2। इसका मतलब है ये जो -2 वाला टर्म है ना, ये नीचे है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे भी समझो, आपने बात समझनी है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपका पीए पास्कल होता है, इसलिए हमने दोनों चीजें लिखी। कंफ्यूज मत होना आप बस, ठीक है। ऐसे लिखा मिले, ऐसे लिखा मिले, ऐसे लिखा मिले, इन सब का मतलब एक ही है, क्या है? पास्कल पास्कल पास्कल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सडन फॉल इन बैरोमीट्रिक प्रेशर इज द इंडिकेशन ऑफ विच इवेंट। अगर जो दबाव है, बैरोमीट्रिक दबाव यानी प्रेशर, अगर अचानक से गिरावट दिखने लगे तो इसका मतलब है तूफान आएगा, ठीक है। क्या है उसका मतलब? स्टॉर्म आएगा, अगर प्रेशर एक साथ डाउन होता है तो। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको समझानी है, जो आपने हमेशा याद रखनी है। अगर धीरे धीरे फॉल होता है तो बारिश आएगी, धीरे धीरे राइज होता है तो वेदर साफ हो जाएगा, क्लियर। यानी धीमी गिरावट होती है तो बारिश होती है, धीमी गति से अगर वृद्धि होती है, पास जो आपका प्रेशर है वो बढ़ने लगता है तो मौसम साफ हो जाता है। और अगर अचानक से गिरावट आती है, वो क्वेश्चन हम पूछ ही चुके हैं, उसमें तूफान होता है। ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। दोनों तरीके से आपने याद रख लेना है, समझ लेना है इस बात को। क्वेश्चन 15 हम बच्चों अभी तक करा चुके हैं आपको। चलो क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लाफिंग गैस? आपने लाफिंग गैस बताना है क्या होता है। तो लाफिंग गैस देखो क्या होता है, हंसाने वाली गैस बोलते हैं इसको, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अब छोटा सा क्वेश्चन आज की डेट में आपके लिए रहेगा, इसका हमें आपने फॉर्मूला बताना है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। इसका क्या करोगे आप, हमें कमेंट्स करके बताओगे, और जिस बच्चे की कमेंट राइट होगी उसको हम लाइक करेंगे, ठीक है। उस कमेंट को लाइक करने से क्या होगा, आप सबको पता लगेगा आंसर ये राइट है आपका, ठीक है। चलो गोबर गैस कंटेन मेनली, आपने बताना है कि गोबर गैस में मेनली क्या होता है। जो गोबर गैस बनाई जाती है उसमें मेनली आपका मीथेन होता है, ठीक है। क्या होता है? मीथेन। और होपफुली अगर मैं गलत नहीं हूं तो CH4 होता है ना मीथेन का फॉर्मूला, ये हमने आपको बता दिया। क्या होता है मीथेन का केमिकल फॉर्मूला? CH4। चलो याद रहना चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। हिंदी वाले बच्चों को यह बात समझ में आती होगी, भूपर्पटी का मतलब होता है अर्थ क्रस्ट। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? प्रचुर का मतलब होता है अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट। मेटल होता है धातु, कौन सी पाई जाती है? तो बच्चों ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। याद रखना इस चीज को, कौन सी मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। और एल्यूमिनियम का आपने एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सिंबल हम बता देते हैं AL, ऐसे होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। AL, AI मत समझना भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALI, एल ऐसे ही लिखते हैं इसमें, जब कभी एल लिखना होगा तो ऐसे ही लिखें, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है आपका परमाणु संख्या। तो हर एक एटम की परमाणु संख्या है वो आपने कमेंट करके बतानी है, एल्यूमिनियम की भी बतानी है। थोड़ी देर में नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन के बाद हम आपको आंसर को रिवील करेंगे। चलो तब तक आप कमेंट कर सकते हो। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, याद रखना। आज एक चीज बताएंगे आपको, वो हमेशा याद रखनी है। ये ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता। ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी ऑप्शन होंगे, अगर मान लो 4 ऑप्शन है, जैसे
अच्छा 1 2 3 4, 4 में आप देखना इसमें सिल्वर लिखा होगा, इसमें सिल्वर लिखा होगा, इसमें सिल्वर लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा होगा तो आंख मूंद के इसको ठीक कर देना, क्योंकि सिल्वर नहीं होता बस इसमें। क्या क्या होता है वो आपने बताना है। वो होता है जस्ता, तांबा, निकल। जस्ता को बोलते हैं जेडन, जिंक, ठीक है। कॉपर, तांबे को बोलते हैं सीयू और निकल को बोलते हैं एनआई। ऐसे याद रखना, बताओ कैसे याद रखोगे। जेडन निकू, ऐसे जो मर्जी आपने याद करना हो, जिंक, निकल, कॉपर, ठीक है। जस्ता, तांबा, निकल। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु किसको बोलते हैं, अलॉय को बोलते हैं, जो एक या एक से अधिक मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बनती है, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो जर्मन सिल्वर एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं होता। इंपॉर्टेंट है नोट करना इस चीज को, सिल्वर ही नहीं होता इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बलून इज अ बलून और फिल्ड विद, जो बलून है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे में। तो गुब्बारे में कौन सी भी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ये लाइट होती है, इसकी वजह से ये उड़ जाते हैं हवा में, ठीक है। हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ, तो वॉशिंग सोडा किसका नाम है। वॉशिंग सोडा जो कॉमन नाम है ना आपका, वो किसका है, वो सोडियम कार्बोनेट का है। अब सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला आपने बताना है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। इससे पहले हमने AI यानी एल्यूमिनियम का पूछा था आपसे, क्या पूछा था, एटॉमिक नंबर। अच्छा बच्चों, एटॉमिक जो नंबर है ना आपका, उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो परमाणु संख्या है उसको डिनोट करते हैं Z से। तो एल्यूमिनियम का Z होगा बच्चों 13, ठीक है। 13 होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की 13 होती है। अब आपने सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला कमेंट करना है, ठीक है। ये हम नहीं बताएंगे, ये हम कमेंट में बस लाइक करेंगे जो बच्चा इसको सही आंसर देगा। हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 20 के बाद 21 बताने से पहले बेसिक सी एक चीज है आपने समझनी है। वो हमने क्या किया है, जो PN का कोर्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। YouTube की मेंबरशिप और ये मेंबरशिप अलग है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पर वर्क करेगा आपका। इसमें आपको इसी क्लास की PDF, MCQ PDF, आपको नोट्स, जो भी पॉसिबिलिटी होगी ना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कोर्स का इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से हम क्या करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट मॉक अवेलेबल कराएंगे। फर्स्ट मॉक, पहले वो मॉक के क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे एक सर्टेन टॉपिक के बेसिस पे। बाद में आपको नेक्स्ट डे उनके आंसर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अपने क्वेश्चंस को देख सकें आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर आपने ऐसे ही करना है, जितने आपसे आते हैं आपने वो आंसर लिख के रख लेने हैं अपने पास। जब हम आंसर की शेयर करेंगे बस आपने टिक करना। कोई ऑब्जेक्शन होती है आंसर की में तो आप हमें जरूर बताओगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज आर फिल्ड विद, मेटल बताना है कौन सा होता है बैटरीज में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं लेड, जिसको बच्चों सीसा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको सीसा बोलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपने बताना है। हमने जो पूछा है वो सोडियम कार्बोनेट का पूछा है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और जिस बच्चे का ठीक होगा उसको हम क्लिक करके बताएंगे लाइक करके कि आपका आंसर राइट है, ठीक है। चलो, पीओपी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है बच्चों आपका CaSO4, समझो इसको, CaSO4 इंटू हाफ H2, यानी ये हेमी बोलते हैं ना हाफ को, ये हेमी हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ऐसे बोला जाता है इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अच्छा, मॉक में जो आज हम मॉक देंगे ना आपको, पेड जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मॉक अवेलेबल होगा, और आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन मिलेगा। आप कंफ्यूज होंगे तो जरूर हमें मैसेज करना, मेल करना। थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे पहले हम नहीं बता सकते कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपको उस मॉक में मिलेगा। ऑप्शन दूसरे तरीके से होगा, बस आपने देखना है कि क्या यही है या कैसे है, दूसरा है तो कैसे है, ठीक है। क्या होगा ये आपको बताइए, CaSO4 इंटू हाफ H2, याद रखना इस चीज को। और अगर CaSO4 इंटू 2H2O कर देते हैं ना, तो ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है।
ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। 2 हाइड्रेट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के होंगे पार्टिकल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल इस तरह से 2, तो हो जाएगा जिप्सम। आधा रहेगा तो रहेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी। पीओपी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट विच टेम्परेचर। आपने बताना है जो पानी है वो किस तापमान पर उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अब ये घनत्व क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी बोलते हैं बच्चों हम मास अपॉन वॉल्यूम को, ठीक है, यही होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाँ ऐसा ही होगा, यही होता है। क्या है ये कि कोई चीज वजन है जैसे किसी चीज में, और वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव उसका वजन कितना है उसको घनत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, ये पानी के अंदर ये चीजें हैं, कुछ चीजें यहाँ पे फ्लोट कर रही होंगी, कुछ चीजें इसके अंदर 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 यहाँ पे डूब जाएंगी। जैसे ये डूब गया, तो जो डूब गया ना, इसका मतलब ये जैसे कॉइन है, कॉइन डूब जाता है ना, ये पानी है, वाटर। तो आप समझ लो वाटर जो कॉइन है, कॉइन का जो घनत्व है ना वो ज्यादा है किससे? पानी से। बस इतना समझना है आपने। ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, कम होगा वो फ्लोट करेगा, सिंपल। तो इसलिए घनत्व आपका बहुत मायने रखता है। तो अगर पानी की जो डेंसिटी है ना, घनत्व ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है? वो तो होता है बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे होता है वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये देखिए आपको क्लियर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है सबसे ज्यादा घनत्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। अच्छा, सोडियम मेटल को किस चीज में रखा जाता है? अब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है उससे पहले बता देते हैं। अगर आप उस चीज को नहीं रखोगे, ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो वो चीज आग पकड़ लेती है किसी की चीज के साथ में, ठीक है। सोडियम क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। किसी धातु के संपर्क में आ जाए, हवा के संपर्क में आ जाए तो ये रिएक्शन करने लग जाती है। तो इसको आपने रिएक्शन से बचाना है ताकि पता लग पाए सोडियम है का, नहीं तो आपको सोडियम दिखेगी ही नहीं। तो सोडियम को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? किस मेटल के अंदर रखोगे बच्चों? क्रोसिन के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन, सॉरी क्रोसिन नहीं, कैरोसिन। क्रोसिन तो मेडिसिन हो जाएगी। कैरोसिन, कैरोसिन को बोलते हैं हम मिट्टी का तेल, ठीक है। जैसे ये कैरोसिन का कंटेनर है, यहाँ पे सारे में कैरोसिन पड़ी है आपकी, और इसके अंदर में आपने सोडियम को रखा हुआ है, तो ये प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज ये हाईली रिएक्टिव है, काम करेगी, उड़ जाएगी, जल जाएगी, मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो सोडियम धातु को क्या करा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं 25। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आपने समझ के जरूर जाना है, छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए जिन्होंने डेलिबरेटली पीएन के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो केमिकल नेम बताना है आपने यूरिया का। इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे आपसे वो बातें। तो केमिकल नेम बताना है यूरिया का क्या होता है। तो ये आपको बताना है यूरिया का रासायनिक नाम। तो बच्चों इसका नाम है कार्बामाइड। क्या है नाम? कार्बामाइड, कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड। अच्छा चलो एक काम कर देते हैं, फॉर्मूला आपने नहीं बताना, हम बता देते हैं आपको। तो कार्बामाइड का फॉर्मूला होता है CONH2 ट्वाइस, ऐसे याद रखना है आपने, CONH ट्वाइस, ठीक है, CONH2 ट्वाइस। ये होता है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। थोड़ा सा और आपने समझना है तो समझा देते हैं। जैसे आपका ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और एक NH2 यहां पे होगा, एक NH2 यहां पे होगा, ठीक है। समझो इस चीज को, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में। अब ये जो सारा का सारा चीज है ना, यही आपका यूरिया है जो हमने आपको बताया। ज्यादा डीपली जाओ मत, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पीएन का पेपर है, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। आपने यूपीएससी नहीं करनी है, आपने एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं देना है, आपने उतनी ही डेलिबरेटली प्रिपरेशन करनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है।
मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में आपसे वही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बच्चों जो आपके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, बिना किसी कंफ्यूजन के। आपको पढ़ाने को तो अब यहीं पे थ्योरी लेके बैठ जाएंगे, ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज है ये देख लेना आप लोग। हमारा प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल। इसमें ऑफर ये है, अगर एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो आपको एक कॉस्टली पड़ेगा। अभी एग्जाम डेट से पहले आप रेट चेक कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो आपके लिए इजी है परचेज करना। ठीक है, करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो गूगल फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करना है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस देनी है और आपने जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे साथ में हमारी ईमेल आईडी पे शेयर कर देना है। उसके बाद क्या होगा, एडमिन की तरफ से आपको मिलेगा यहाँ पे ईमेल पे ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा, लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड करनी है और वो रिक्वेस्ट हम लोग अप्रूव कर देंगे और आप हमारे प्लस मेंबरशिप चैनल के मेंबर बन जाओगे। तो इस पे होगा क्या, आज से मॉक अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे कंटिन्यूअसली। डेलिबरेटली जिन बच्चों ने पढ़ना है वो एग्जाम की डेट का वेट नहीं करेंगे, वो अपना टाइम पास नहीं करने वाले, बिकॉज 1 महीना मान के चलो आपके पास पेपर का है। तो आज से मौके अवेलेबल होंगे। ये क्लास जो आपने देख ली है, ये पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे या 1 दिन के बाद में आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, जो हमने अभी आपको डिस्क्रिप्शन वाला चैनल बताया। तो प्लस मेंबरशिप आप पे डिपेंड करता है, आपने अब ज्वाइन करना है या एग्जाम डेट के बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, तो क्लासेस बच्चों ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने हमारे जो कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करना है, ये बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो मिलते हैं साथियों नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।